हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 1.3 का बेसिक। पहले निश्चयक मतलब डिटर्मिनेंट, उसके बाद क्रेमर रूल क्या होता है, दोनों का बेसिक देखेंगे क्या होता है। तो पहले देखते हैं निश्चयक होता क्या है। देखिए निश्चयक में इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। आपका डिटर्मिनेंट आपका जो होता है, देखिए इसमें ऐसी एक लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट्स, इसे एलिमेंट्स बोलते हैं हम। ए अगर मान लीजिए बी, ए आपका सी और ए डी है। डिटर्मिनेंट में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसमें उसका सामने वाले से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका इससे करना है, ऐसा नहीं पहले सी का बी से करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ही से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए ऐसा होगा, ए का डी से गुणा करेंगे तो ए डी आएगा, और इसके बाद में जो गुणा करेंगे आप बी का सी से, उसके बीच में माइनस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो ए और डी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर माइनस लिखना है, फिर जाके बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरीके से आपको निश्चय का मान निकालना है, यही आपका निश्चयक है। निश्चय के मदद से ही हमें क्रेमर रूल पे जाना है। क्रेमर रूल क्या है आपका, कि मान लीजिए क्रेमर नियम में मैं दो समीकरण बना रहा हूँ। 2x + 3y = 6, दूसरा 3x - 5y = 8। इस दो समीकरण में ये जो पहला है आपका ए वाला, इसके आगे इसको मैं A1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? A1। इसको मैं B1 और A आपका C1 है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने पहले समीकरण को ऐसा एज्यूम किया है A1, B1 और C1। यहाँ पे A2, B2 और C2 ऐसा मैंने एज्यूम किया है। और आपको सारे के सारे जो भी समीकरण होंगे, जितने भी क्रेमर रूल सॉल्व करते वक्त आपको AX + BY = C इसी स्वरूप में लिखना है। हम इसी स्वरूप में 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व करते चले आ रहे हैं। इसी स्वरूप में आपको रखना है। देखिए तभी आपको ऐसा, ये जो हम सॉल्व करेंगे इस नियम में ऐसा होगा तो ही चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं हम। A1 फर्स्ट समीकरण में जो x के साथ जो भी चरांक हो, वहाँ पे x हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, अगर ये है तो दूसरे समीकरण पहला a ही होना चाहिए। यहाँ b है तो a भी b होना चाहिए। तो x के पास में जो गुणांक है उसे मैं A1 ले रहा हूँ, सेकेंड चरांक के पास का B1, और जो आपका अचरांक होगा C में जो भी वास्तविक संख्याएं होंगी 1, 2, 3 जो भी होंगी उसे मैं C लूँगा। बट C हमेशा दाएं पक्ष में होना चाहिए। ऐसा सेम जब ये फॉर्म में रहेगा तो ही आप उसको ऐसे डिनोट करिए। फिर यहाँ पे देखेंगे 3x - 5y = 8। इसको मैंने A2, B2 और C2 लिया है, और ये दोनों आपके इस फॉर्म में है, ये सामान्य स्वरूप में हैं। इसके बाद हम d, dx और dy निकालेंगे। ये देखा आपने। अब इसको मैं एक नॉर्मल रूप देता हूँ। कैसा? ये हो गया मेरा A1x B1y = C1, और ये हो गया आपका A2x B2y और C2। ऐसा स्वरूप में रखना चाहिए आपका। इसकी मदद से क्या करेंगे हम, पहले d निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy। समीकरण देखिए ये था, समीकरण आपका ऐसा था, बट मैंने इसको A1, इसको B1, इसको C1 कर दिया। तो A1x B1y और C1, ये नंबर चेंज होंगे। याद रखिए आपके नंबर हर क्वेश्चन में डिफरेंट होते जाएंगे, चरांक भी डिफरेंट होंगे। मान लीजिए चरांक भी डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं, बट आपको सभी, अगर m है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे m तो यहाँ भी m, यहाँ n तो यहाँ भी n,
ऐसा रहेगा आपका, ऐसा मान के चलना है। अगर x नहीं है दूसरा चरांक भी हो सकता है, बट आपको ऐसे ही समझना है कि पहला जो चरांक होगा उसके लिए a1, दूसरे के लिए b1, फिर c1। ये पहले समीकरण के लिए पूरा रहेगा और दूसरे समीकरण के लिए a2, b2 और c2। तो हम इसको पुटिंग कैसे करेंगे? दो समीकरण आपके पास है और आपने इसको सामान्य स्वरूप में लेके रखा हुआ है। तो d बराबर यहाँ पे आपका a1 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका a1, और यहाँ पे आपका a1, a2, b1, b2 d के लिए, हाँ a1, a2 यहाँ पे, b1, b2 यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, a1 का b2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस b1 का a2 से मल्टीप्लाई। ऐसा जब करेंगे तो आपको d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब dx में आपके पास देखिए x है ना, तो सबसे पहले x के लिए माइंड में रखना है आपको कि c1 c2 आएगा, c1 c2 और b1 b2। x के लिए a नहीं आता, x के लिए a नहीं आता है। c1 का b2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस b1 का c2 से मल्टीप्लाई। dx निकलने के बाद हम dy निकालेंगे। dy में याद रखिएगा इसमें b नहीं आता है, तो आपके पास क्या आएगा a1, a2, तो b1 b2 नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा आपका c1 और c2। कैसे याद रखना है, देखिए d के लिए c1 c2 नहीं आता, जो अंदर वाली चीज़ें वैसी की वैसी। dx के लिए इतना माइंड में रखना है a नहीं आता, तो a नहीं आता तो उसके लिए क्या आएगा c1 और c2। dy के लिए b नहीं आता, उसके लिए क्या आएगा c1 और c2। इस तरीके से याद रखना है। d के लिए c नहीं, x के लिए a नहीं और y के लिए b नहीं। a1 के साथ c2, c1 के साथ a2। इस तरीके से हमें इस चैप्टर को सॉल्व करना है। d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है। ये निश्चय का ही तरीका यहाँ पे यूज किया गया है। जब ये सब आ जाएगा उसके बाद क्या निकालना होता है, x कैसे निकालना है, dx में हम d का भाग कर देंगे, dx में d का भाग कर देंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वो होगी x की। फिर y के लिए dy में d का भाग कर देंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो होगी y की। इसे हम बोलते हैं क्रेमर रूल की मदद से x और y निकालना। तो हम इस तरीके से x और y निकालेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। आइए देखते हैं 1.3 के क्वेश्चंस को। उसमें सबसे पहले देखेंगे तो एक्टिविटी है। आप देखते चले आ रहे हैं 1.1, 1.2 सब स्टार्टिंग में एक्टिविटी है। यहाँ भी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। बड़ा ही छोटा सा है, देखिए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी। 3 है, 2 है, 4 है, 5। ए आपका A1 है मान लीजिए, तो A2, B1, B2। तो निश्चय डिटरमिनेंट में हमने क्या किया था, इसका इससे मल्टीप्लाई किया था, याद रखिए। हाँ, मैंने 3 का मल्टीप्लाई ऐसे अपोजिट में किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ था, 4 के साथ, तो 2 का 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई करिए, गुणा करेंगे, 5 15, 4 दूनी 8, उसने ऑलरेडी 8 दे दिया है। अब 15 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा आपका आंसर 7। बस इतना छोटा सा है। बट एक चीज़ याद रखिए, यही ट्रिक, यही चीज़ें आपको, यही तरीका पूरे क्रेमर रूल की तक अप्लाई करना है। मतलब ये जो छोटा दिख रहा है ये ऐसा ही है, बट इसको आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि माइनस और प्लस में बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। हल्की सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन के मार्क्स आपके ले जाएगी। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ध्यान रखना है प्लस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है, निशान पे बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
सेकंड का पहला क्वेश्चन सेम निश्चय के जैसा ही करना है जैसे हमने एक्टिविटी की थी। देखिए यहाँ पर -1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा आपका 4 के साथ। ओके, मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि निशान पे ज़्यादा फोकस हमारा हो। -7 का किससे होगा आपका 2 के साथ। 4 एकम 4 -4। ओके, ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं। -7 दूनी 14। देखिए 4 माइनस में है और 14 ही माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा आंसर -18। तो ये आपका है दूसरे का पहला। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। इसके बाद देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन दूसरा। 5 है आपके पास, 3 है, -7 और 0। तो 5 का गुणा 0 से करिए, -3 का गुणा -7 से करिए। 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, -7 × 21। देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखिए 5 का 0 से करने पे 0, फिर ये माइनस और ये 7 × 21। माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 0 से कोई मतलब नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम ताकि आपको दिक्कत ना हो। माइनस माइनस प्लस, और 21 और 0 करेंगे तो 21। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इजी हैं, 1 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत इजी हैं। बट यही होता है फोकस कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट -21 लिख देते हैं और कभी कभी यहाँ पे इसको इससे घटा देते हैं। तो दिमाग में रखना है कि आपका माइनस और प्लस किसी भी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए प्लस और माइनस करते वक्त, नहीं तो क्वेश्चन में अपने हल्के से मिस्टेक की। इजी तो बहुत है बट क्या ध्यान रखना है आपको, माइनस और प्लस पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बटे में है बट बहुत इजी है, काफ़ी इजी है। देखिए 7/3 का गुणा 1/2 से, बीच में क्या आएगा माइनस का निशान, फिर 5/3 का गुणा 3/2 के साथ। 7 एकम 7, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, 5 तियाँ 15/3 दूनी 6। देखिए 6 हर बराबर है तो 7 में से 15 को क्या किया जाएगा माइनस, तो घटा दीजिए। 15 में से 7 गया -8 बटे में 6, फिर 2 से भाग कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। आपका आंसर आएगा -4/3। ये आपका आंसर है। दिखने में बटे है बट करने में बहुत बहुत इजी है। हैं तीसरे का पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्रेमर पद्धति से हल करना है। क्वेश्चन आपका है 3x - 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 4x + 3y = 5। तो जब हमने बेसिक सीखा उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले समीकरण को इसको आपको a1 मान के चलना है, इसको b1 और इसको c1। तो मैं हल्के से रफ वर्क के लिए लिख दे रहा हूँ कि a आपका a1 है, a आपका b1, a c1, a a2 है और a आपका b2 और a c2 है। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था कि समीकरण सामान्य स्वरूप में होना चाहिए तो ही करना है, तो पहले से ही प्रश्न में सामान्य स्वरूप में है ax bx = c, ax + by = c। c आपके दाहिने पक्ष में है जबकि a और b आपके बाएं पक्ष में स्वरूप में है। तो मैं स्वरूप नहीं कर रहा हूँ, अगर स्वरूप में नहीं होगा तो पहले आपको स्वरूप में करना पड़ेगा, फिर आपको उसको a b और जो भी c की वैल्यू जो माननी है वो मानना है आपको। तो मैंने रफ वर्क के लिए यहाँ पे लिखा है, ऐसा आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d का मान, तो
फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो हमने फॉर्मूला इंडिकेट किया था उसको लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो याद करिए जरा, ए के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था, तो याद करेंगे तो A1 A2 B1 और B2 लिया था हमने। तो A1 देखिए, A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए A1 की वैल्यू आपकी है 3 और A2 की वैल्यू यहाँ पर है 4 और B1 की देखिए यहाँ पर है -4। याद रखिएगा निशान के साथ लिखना है, यहाँ प्लस है बट हमने प्लस के लिए निशान लगाते नहीं। तो B1 के लिए होगा -4 और B2 के लिए देखिए यहाँ पर 3। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेम इसका गुणा इसके साथ, 3 गुणे 3 बीच में -4 का मैं बड़ा ब्रैकेट लेके चलता हूँ हमेशा क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे माइनस मिल रहा है, -4 गुणे 3 सॉरी 4 है, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। 3 का 3 से गुणा किया, ऐसा करते हैं हम, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसका गुणा इससे करते हैं, तो -4 का फिर 4 से गुणा किया गया। अब देखिए 3 त्रिक 9 बीच में -4 चौक 16। ओके, 4 चौक 16 क्यों लिखे हमने, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 25। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने 3 का गुणा 3 से किया, बीच में माइनस रूल के हिसाब से, -4 का 4 से, 3 त्रिक 9 फिर -4 और -4 तो 4 चौक क्या आएगा -16, माइनस का माइनस से गुणा करने पे प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 25। इस तरीके से हमें d का मान प्राप्त हुआ। अब निकालना है आपको dx। तो याद करिए मैंने बोला था x के लिए a नहीं होता, इतना याद रखना है, माइंड में याद रखना है, x के लिए a नहीं होता। तो a की जगह क्या आएगा C1 C2, तो जहाँ पे A1 A2 था वहाँ पे क्या आएगा C1 और C2, बाकी सेम। तो C1 कितना आपके पास, ये देखिए 10, C2 कितना है 5, B1 तो मालूम ही है आपको -4 है और B2 आपके पास में 3 है, बराबर तिरक गुणा कर लीजिए 10 का 3 के साथ, बीच में माइनस और -4 का 5 के साथ। ठीक है, अब देखिए 10 का 3 से करिए गुणा, कितना आएगा आपका 10 तियाँ 30 माइनस 5 चौक 20, 10 तियाँ 30 4 पंचे -20। अब माइनस माइनस प्लस 20, 30 और 20 आपका हो जाएगा ये 50। तो इस तरीके से आपको dx का मान निकल गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम, 10 का 3 से गुणा किया हमने, जैसे निश्चय पे करते हैं, -4 का 5 से किया, मैंने ब्रैकेट लिया क्योंकि बीच में माइनस है, 10 तियाँ 30 फिर ये माइनस 5 चौक 20, एक माइनस यहाँ पर है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 20 आपका 50। इस तरीके से आपको dx का मान आ गया। हम dy का मान निकालते हैं। dy के लिए, dy में क्या था, मैंने बोला था आपको इसमें b नहीं आता, तो क्या आएगा आपका a1 a2 और c1 और c2। तो a1 की वैल्यू आपको दिख नहीं रहा होगा, किताब में देख लीजिए आप, वहाँ पे आपके पास a1 3 है और a2 आपके पास 4 है और c1 आपके पास 10 है और c2 5 है। सेम। अब क्या करेंगे हम, तिरक गुणा, 3 का 5 से माइनस 10 का 4 से, 5 तियाँ 15, देखिए माइनस 10 चौक 40। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 3 का 5 से गुणा किया और 10 का
4 से, बीच में माइनस का निशान रहेगा रूल के हिसाब से। 5 तियाँ 15, 10 चौक 40, 40 को 15 से घटाइए, आपको मिलेगा -25। अब क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो क्रेमर नियम से x बराबर होता है dx/d, और dx आपको आया था 25 और d का मान भी dx आपको आया था 50 और d आपको आया है 25। तो 25 दूना 50, तो dx 50 था आपके पास और d आपके पास 25। तो y बराबर dy/d। अब dy आपके पास है -25 और d आपके पास आया था 25, 25 से कम 25 -1। तो ये आपका हो गया उत्तर एक्स वाई के लिए 2 और -1। यह आपका समीकरण का हल है। इस तरीके से क्रेमर नियम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे तो इस स्वरूप में नहीं है क्वेश्चन, पहले तो आप देख लीजिए। 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y स्वरूप में नहीं है। तो स्वरूप में पहले करेंगे हम, तो लिखेंगे उसके लिए दिए गए समीकरण को ax + by = c के स्वरूप में लिखने पर, मैं एकदम नॉर्मल तरीके का लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो मैं इसको इस स्वरूप में लिखूँगा। तो पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और c आपके दाहिने पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ पे 4x + 3y = 4 हो गया, ठीक है। a -4 मुझे वहाँ पे चाहिए था। ये तो पहले समीकरण का कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, तो 6x वहीं पर है बट y उस तरफ जा चुका है, उसको आप इस तरफ लाइए। तो माइनस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, वो +5y, और 8 वहीं पर है जहाँ पे होना चाहिए, तो उसको कुछ करेंगे नहीं, बराबर 8। ये हो गया आपका व्यवस्थित पूरी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, उसमें dx dy का मान निकालेंगे। तो मैंने पहली बार क्वेश्चन में a1 a2 ऐसे करके दिया था समझने के लिए। एक बार आप उसको देख लेना, हर बार हमको लगाना नहीं है हमें। तो यहाँ पे d निकालेंगे, d बराबर, तो याद रखिए जरा माइंड में, d के लिए क्या था, a1 और a2। तो ये a1 है और ये क्या आपका a2। चाहिए तो पेंसिल से रफ इसमें लिख सकते हैं बगल में समझने के लिए। तो x के साथ जो होता है वो a1 और दूसरे x के साथ जो होता है वो a2। तो a आपका 4 6, फिर a b1 और b2 है 3 और 5। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा -3 6 जा, 5 4 जा 20 -6 3 जा 18। 20 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। तो ए डी का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम dx के लिए c1 c2 b1 b2। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो c1 क्या आपका यहाँ पे 4, c2 क्या आपका यहाँ पे 8, b1 यहाँ पे क्या है 3 और b2 यहाँ पे है 5। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस फॉर्मूले को लिखते जाइएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप इससे पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 5 से 4 5 जा, देन फिर -3 का 8 से, देखिए 5 4 जा 20, 8 3 जा 24। अब ध्यान रखिए, देखिए 5 4 जा 20 हुआ, 8 3 जा 24, बीच में माइनस का साइन है,
20 प्लस में है, 24 माइनस में। यहीं पे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ कोई 4 लिख देता है प्लस ही 4, जबकि यहाँ पे क्या आएगा -4। इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर dy के लिए मैंने बताया था इसमें b1 नहीं आता, तो आपके पास a1 मैं लिख दिया, गलती से लिखना नहीं है मुझे भी। तो यहाँ पे a1 आपका है 4 और a2 आपका है 6। उसके बाद आपका आएगा c1 4 और c2 8 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखे भी। इसका 4 × 8 माइनस 4 का 6 के साथ, तो 8 चौक 32 माइनस 6 चौक 24। फिर से देखिए, मैंने 4 का 8 से किया और 4 का 6 से किया गुणा, तो 8 चौक 32, 6 चौक 24। 32 में से 24 गया, ये आपका 8 आ गया। अभी क्रेमर नियम से d निकालेंगे, तो x निकालेंगे, dx बटे d। तो dx देखिए कितना अपने पास है यहाँ पे -4 और d आपके पास है 2, 2 दूनी 4 -2। y निकालते हैं, dy बटे d। आपका dy है यहाँ पे 8 और d आपका है 2, 2 चौक 8। इस तरीके से हमारा xy मिल गया। हमें आंसर लिख देते हैं -2 4, यह समीकरण का हल है। काफ़ी इजी है। देखेंगे तीसरी विधि थी हमारी ये x और y निकालने की। तीनों विधि आप एक बार अप्लाई कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लीजिए और तीनों विधि लगाइए, तो आप देखेंगे सभी के मान समान आते हैं, केवल विधि अलग अलग है, बाकी सारी के सारी चीज़ें समान हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन देखते हैं।